अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पर मां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइज गुफ्तगू कंदासीं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते आसिफ़ अली ज़रदारी जी वापसी उनखां पोइ जेको मंज़रनामो आहे उन ते गुफ्तगू कयूं था। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तर्जुमेगार जनाब बाबर अयाज़ साहब। बाबर अयाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर अयाज़ साहब, किस तरह देख रहे हैं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब वापस आ गए हैं? आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का आना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि खास फायदेमंद तो नहीं है, क्योंकि वो आकर जिस किस्म की काम करते हैं उससे जो एक कोशिश हो रही थी कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में कम से कम ऐसे बताया जाए कि वो एक मुस्तनद अपोजिशन पार्टी है, वो उसमें शायद कमी आ सकती है, फायदा नहीं होगा इतना। फिर सिंध में भी जो आकर अभी उन्होंने एक नया काम किया कि अपनी बहन और बेटी को कह दिया कि ये सिंध की तंजीम बनाएंगे, तो ये मामा पापा कंपनी हो गई ना यार, ये क्या चक्कर है। सिंध में एक अगर आपने सदर बनाया, पंजाब में आपने एक सदर बनाया, तो फिर असल तो पार्टी की तंजीम साजी का काम उनको करना है। जब फैमिली नहीं करना है तो फिर सदर बनाने की जरूरत क्या है। तो ये एक अच्छी मतलब एक बढ़ती पार्टी जो जिसको कहना चाहिए ताकतरीज इवॉल्व करती हुई पार्टी एक जमहूरी निज़ाम के तहत, वैसा तो ये नहीं दे रहे हैं मैसेज। लेकिन फार्मूला तो यही चल रहा है ना कि मिसाल के तौर पर पंजाब का और वफाकी हुकूमत को मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, हमजा मियाँ साहब, शहबाज साहब और ये सब चला रहे हैं। तो ये तो फार्मूला पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी मुरव्विज हो चुका है। हाँ नहीं चल मामा रहा है, पापा। मगर देखिए ना, अब ये तो नहीं है ना कि क्या कहते हैं, अभी ये जो कुछ है लोग पीछे है ना, ये तो नहीं कह रहे कि यार पार्टी की तंजीम बनाने के लिए भी अब उनकी जिम्मेदारी है और सारे काम भी उनके हैं। मतलब पीपल्स पार्टी सीनियर पार्टी है, उसमें खासे लोग हैं, उन्होंने खासी जद्दोजहद में हिस्सा लिया है पहले और जमहूरियत के लिए भी उन्होंने खासा काम किया था। तो अब उन लोगों को होते हुए अब आप जो है घर के बच्चों को हाथ में दे दें, तो ये तो मतलब अगर मैं निसार खोड़ों की जगह होता तो मैं तो रिजाइन कर देता। इसलिए तो आप नहीं हैं ना सर। हो भी सकते हैं, सही कहा आपने। कि भाई ये क्या है यार। अच्छा सर, जरदारी साहब जब यहाँ से गए थे 1.5 साल तकरीबन पहले, तो उस वक्त जो उसकी स्पीच थी और कल जो उसकी स्पीच है, इन ये दोनों असल में स्पीचेस के पीपल्स अंदर पार्टी जो आपको है, कोई मेल लगता है कोई? नहीं देखिए, जरदारी साहब के आने से पहले ही पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अर्से से पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह फौज को जो है राम करे और उसको अपने खुश करे। तो ये तो उनकी कोशिश जारी है और इसी की वजह से वो ज़्यादा एंटी इंडिया लाइन भी लेते हैं। कश्मीर पे भी वो है, जरदार अपना बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम कश्मीर ले गए, कश्मीर में तकरीर ये वो। तो ये सब बताने का है कि जब नवाज शरीफ की इमेज ये है कि वो हिंदुस्तान से कोई मामला तय करना चाहता है, तो हम आपका जो है काम कर सकते हैं हिंदुस्तान से करीब पॉलिसी रखने का। तो ये असल में प्लीज करने की कोशिश है ताकि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट इनको कबूल कर ले, मगर लगता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको अभी कबूल किया है और इनको 3 सीट बजाने वाली बात जो है उसको भूलिए। अच्छा, कल के जो ये छापे हैं, आप इसको समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज था? जी बिल्कुल मैसेज था और एस्टेब्लिशमेंट का भी था, और मैं समझता हूँ जो चौधरी निसार साहब हैं वो इनके वैसे ही खिलाफ हैं, क्योंकि ये उनके खिलाफ हैं और तो हटाने की बात करते हैं। तो दोनों ही बातें थी। दूसरा, जैसे हम आप सबको ही पता है, जो सुनते हैं आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि इनके आने से पहले गालिबन इनको मैसेज दिए गए थे कि भाई आप ना आए। तो जिन्होंने यही कहा कि मैं आऊँगा क्योंकि मैं ऐलान कर चुका हूँ उनके लिए। तो अब मेरे ख्याल में अब जाने की तारीख भी उन्होंने अपनी कह दी है कि पहले भी जाएंगे। तो ऐलान तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में, इनके अभी साथ जो है ऐलान ये तो भी नहीं हुआ कहा ना जाने जाता है का। कि अनवर मजीद और शर्जील जो है वो इनके साथ आने को तैयार थे, मगर फिर जब इस किस्म की बातें हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई बेहतर है कि आप नहीं जाए।
अच्छा, ये राहिल शरीफ जब तक बैठे हुए थे, ये इत्तेफाक है कि उसके जाने के बाद जरदारी साहब आए, या वाकईतन उसके वक्त में इनके लिए आना कुछ मुश्किल था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त ये बातें हम सुनते थे कि टॉप आर्मी की आदत जो है उसमें दो सोच है। एक है कि अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ की जाए, और उसकी वजह से उन्होंने करप्शन के इशू को टेररिज्म से जोड़ दिया, क्योंकि उनका मैंडेट तो सिर्फ टेररिज्म था। तो उन्होंने वो वाला रास्ता लिया जो कि शायद बनता नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने ये रास्ता लिया। दूसरी एक सोच गालिबन ये थी कि साहब ये हमारा काम नहीं है, ये सिविल को छोड़ा जाए तो वो तो करें, और हम जो है फोकस करें, अंदर से भले डिमांड करते रहें और नैब वगैरह तो काम करें, मगर हम फोकस करें सिर्फ टेररिज्म से लड़ने। तो अब गालिबन जरदारी साहब वगैरह सोची है कि वो लीडरशिप चेंज होने के साथ शायद ये बैलेंस भी चेंज हो गया होगा, और मेरे ख्याल में ये आकर उन्होंने ये टेस्ट कर रहे हैं तो बैलेंस के सब तक चेंज हुआ है। तो ये तो नहीं लगता कि एज फार एज जरदारी साहब कंसर्न वो बैलेंस चेंज हुआ और नवाज शरीफ के लिए हो गया हो, मगर जरदारी साहब के लिए अभी ऐसा लग रहा है कि बैलेंस चेंज नहीं हुआ, और गालिबन पीपल्स पार्टी एक्सेप्टेबल है बिलावल के फेस के साथ, नॉट विद मिस्टर जरदारी। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो फिर आज भी कुछ टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं, कल भी इस तरह की खबरें आई कि वहाँ पे अपना हथियार पकड़े गए, जिस तरह वो जरदारी साहब को मैसेज देना चाहते थे इस तरह वो एमकेएम को भी मैसेज दे रहे हैं, इसका क्या ममासलत है? एट ए टाइम दोनों चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, वो तो मतलब ये दिखा रहे हैं ना कि भाई हम जो है वो तो कार्रवाई जारी है, जो लोग पकड़ रहे हैं एमकेएम के, फिर उनसे कोई निशानदेही होती है कि फलां जगह आम है, मगर जिस तरीके से ये करते हैं और पकड़ते हैं उसको मेरे ख्याल में शायद पूरी तरह जो उसका कानूनी तरीका है उससे पूरा नहीं करते, क्योंकि हमने देखा कि वो जो इतनी बड़ी सबसे बड़ी जो तारीख थी, उन्होंने आर्म्स पकड़े थे 9-0 के पास थे, फरीदाबाद थे, जिसको एक घर से निकाला था, बंद था। तो उसके बाद उस पर कोई बड़ा केस बन के कुछ आया नहीं कि साथ किसका घर था, क्यों पकड़े गए, वहाँ किसने रखे थे, किसी के तो कहने पे इनको मालूम हुआ ना कि साथ वहाँ ये है। तो इसके बाद भी मैंने देखा कि वो जो है केस निकल के नहीं आया कि जिससे कोई अच्छा केस बन सकता। तो ये हैरत होती है कि ये इतनी बड़ी पकड़ धक्कड़ और आर्म्स की बात करने के बाद अगर कोई अच्छा तरीके से उसको उसके इंडिपेंडेंट गवाह ना हो और उसकी सही सबूत ना हो कि कैसे किए हैं, तो फिर तो ये जगह से बात सकती है ना कैसे गड़बड़ हो जाती है, और फिर वो अपने जो लॉजिकल इंतजाम है वहाँ तक ये बात नहीं पहुँचती, क्योंकि असल तो ये मालूम होना चाहिए कि वो असला रखा है। अभी इन्होंने यहाँ से पकड़ लिया, उन्होंने कह दिया हमारा असला नहीं है, अब इस पर बहस होती रहेगी, केस चलेगा। ये आपके ख्याल में बाबर साहब, आपके ख्याल में ये कितना संजीदा मसला है कि भोला को पकड़ा और उसको कहा कि हमाद सिद्दीकी उसके पीछे है? उससे पहले सौलत मिर्ज़ा का स्टेटमेंट आया कि भाई वो जो बाबर गौरी के घर में बैठ के इस तरह किया था। 12 मई के हवाले से कहा गया कि वो अपना वसीम अख्तर और ये थे, और ये अपना अनीस कायम खानी साहब। ये सारी चीज़ें जिस तरह आप कह रहे हैं कि हथियारों के पीछे किसी बड़े का नाम नहीं आया, इसी तरह इस तरह की जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थी, उनके पीछे जो भी लोग हैं वो सारे घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा। हाँ, यही है ना, हमाद सिद्दीकी शायद भागे हुए हैं, और क्या पता नहीं पकड़े गए, मुझे अंदाजा नहीं है, याद नहीं है सही तरह से। और अब वो पकड़े जाएं, बाकी ये तो पहले से चल रहा था कि साथ ये लोग इन्वॉल्व थे, और ये अब इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं हो सकता जो ये मजदूरों को जलाने का जुर्म है, और इसमें 250 आदमी आप एक साथ मार दें, इससे बड़ा टेररिज्म क्या हो सकता है? इसी टेररिज्म के वाक़े में इतने लोग नहीं मरे, मगर ये है कि इसके सही तरीके से अगर केस चलेगा तो लोगों को सजा होगी, वरना नहीं होगी। तो ये तो मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कोई अलाउंस दिया नहीं जा सकता, तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें मेरे ख्याल में वाकई ये कोशिश है कि उनको सजा दी जाए, क्योंकि मजदूर तंजीमें और दूसरे लोग भी
यही कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल थे उसको सजा देनी चाहिए। और इस केस को अगर आप देखें तो बिन अक़वामी लेवल पे ये कर लिया था। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह वो आया तो पीएसपी की तरफ से कहा गया कि हमाद सिद्दीकी का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, वो तो फिर ये है ना कि हमाद सिद्दीकी उनकी तरफ चले गए होंगे तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा कायम खानी साहब का कोई रोल नहीं है। वो तो कहते हैं कि अनीस कायम खानी भी बहुत ही अपना अच्छा बच्चा है और जो है हमाद सिद्दीकी भी अच्छा बच्चा है, वो तो सबके लिए अब कहते हैं कि अच्छा बच्चा है। वो पीएसपी की लॉन्ड्री से जो धुल जाएगा वो अच्छा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फिर क्या कर रही हैं, क्योंकि ये सब अच्छे बच्चे हैं। कुछ फारूक सत्तार के साथ मिल जाओ तो अच्छे बच्चे बन जाओ, कमाल के साथ मिल जाओ तो अच्छे बच्चे बन जाओ, लंदन वालों के साथ हो तो फिर तुम गंदे बच्चे हो। ये किस तरह की अपना तो पाकिस्तान में ये सबसे ये काम हो रहा है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए और मतलब उसकी मौका परस्ती के लिए जो लोग गलत काम करते हैं उनको अपना लिया जाता है, क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत या जो भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट होती है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो सही तरीके से तो इंसाफ नहीं किया जाता ना। यहाँ तो इस मुल्क के अंदर इस कदर सियासी मौका परस्ती के तहत गलत काम हुए उसमें ये भी। मिसाल के तौर पर अब देखें ना अपना बाबर आया साहब, ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि कल अनवर मजीद के हिसाब से भी ये बात कही गई कि टेरर फाइनेंस का मामला है। पहले आसिम और जो है अपना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और फिशरीज के हवाले से भी कहा गया कि टेरर फाइनेंस का मसला है। अगर ये टेरर फाइनेंस इस किस्म के जब केस बनाते हैं ना तो ये बड़ी वीक बातें लगती हैं, देखते नहीं। मतलब अगर हम देखते हैं, हम आप भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें अंदाजा है ये जो लोग रिश्वतें लेकर इस किस्म के काम करते हैं टेरर को फाइनेंस नहीं करते हैं। टेरर को फाइनेंस करने वाले दूसरे लोग हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो लोग हैं ये तो अपने पैसे बनाते हैं और अपना टैक्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि कितना बाहर ले जाए बाहर ले जाए, वरना अपने घरों में छुपा कर करते हैं या जायदाद खरीदते हैं इससे फौरी तौर पर। लेकिन हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने तो यही जवाब बताकर इन पे हाथ डाला ना कि हमारा मैंडेट है टेररिज्म और ये टेरर फाइनेंस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मदरसे जहां पे सारा जो नैरेटिव बनता है टेररिज्म का, जहां पे ब्रेन वॉशिंग होती है, जहां पे वो जो उनके जहन में नफरत के बीज बोए जाते हैं, वो कहे गए कितनी मरतबा कहा गया, नेशनल एक्शन प्लान में भी कहा गया कि वो उनकी रिफॉर्म का मामला होगा, उसमें कहते हैं कि सूबाई हुकूमतें खुद करें, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जब ये कहते थे नेशनल एक्शन प्लान में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया कि एक नया नैरेटिव बिल्ड करना होगा, तो नया नैरेटिव क्या होता है, क्या बयानिया होता है? वो ये होता है कि हमें मजहब परस्ती और इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी है, इससे हटकर और हमें जो है ये बात करनी पड़ेगी कि एक ज़्यादा सेकुलर लाइन पे, मगर उस तक तो हम जाते नहीं ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोई बेसिकली पकड़ झगड़ तो कर रहे हैं, मगर जो यानी नजरियाती तौर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जहाँ से आप चेंज करेंगे सारी बातों को। वरना ये है कि वो मदरसे हों चाहे हमारे स्कूल हों, उनमें जिस किस्म की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और नफरत की चीज़ें भी रखी जाती हैं, और उसके तहत तो फिर यही होगा ना कि आपको नहीं सर, अब से उससे तो मसला आगे चला गया है ना। अब देखें हाफिज सईद को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फंडिंग कर रही है, उसका जो फाउंडेशन है फलाह इंसानियत फाउंडेशन, वो जो अपना समीउल हक जिसको बाबा तालिबान कहते हैं, उसका जो मदरसा है हक्कानिया, उसको जो है अपना फंडिंग कर रही है केपी के गवर्नमेंट। अब जब ये कुछ हो रहा है, और फिर आपने देखा कि कुछ दिन पहले परवेज हुद भाई साहब ने लिखा कि वो जो बायोलॉजी का किताब है वहां पे जो जिस तरह अपना केपीके की गवर्नमेंट का अंदर जो टेक्स्ट के अंदर जो तब्दीलियां जमात इस्लामी ने करवाई हैं, वो तो बिल्कुल कहते हैं कि अपना एवोल्यूशन की थ्योरी अपना उसकी गलत है। अपना वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप एक साइंटिफिक सोच नहीं प्रमोट करेंगे और आप मजहबी इंतहा पसंदी को प्रमोट करेंगे, तो फिर उसके बाद वो तमाम अदारे जो उससे मुंसलिक हैं मजहबी इंतहा पसंदी से, वो परवान चढ़ेंगे। और जब वो परवान चढ़ेंगे तो फिर मुल्क के अंदर जो लोग समझते हैं उसमें एक सोच की जाती है कि भाई मुल्क जो है उस तरफ जाना चाहिए और हमें मुसलमानों के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, लिहाजा जिहाद करना ज़रूरी है। जिहाद करना ज़रूरी है तो फिर हर जगह जाकर लड़ना ज़रूरी है। फिर वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भी लड़ते हैं, क्योंकि उसे भी वो वही की इस्लामी हुकूमत नहीं समझते।
तो ये तो एक पूरी कड़ी से कड़ी मिलती जाती है ना, मगर इस तरफ तो कोई काम करते नहीं, क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुद जो है वो जिहाद और मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल करती है अपने मकासद को हासिल करने के लिए, जिसके तहत जिहाद लश्कर तैयबा और हाफिज मोहम्मद, अभी देखिए ना पूरी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम कश्मीर स्पेसिफिक जितने जिहादी ग्रुप हैं उन्होंने की। डॉन में मैंने खबर भी पढ़ी और उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ जो है हमारे लोग लड़ रहे हैं। तो अब हम कैसे दुनिया को कहें कि यार हमारे यहाँ नहीं है लोग, हमारा तो नाम खराब हो रहा है मुल्क का। आप कहीं जाएं तो लोग आपसे पहले पूछते हैं भाई आप टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है आपके मुल्क में। अच्छा बाबर साहब, जो ये जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि मैं और बिलावल पंजाब को देखेंगे और मेरी बहन और मेरी बेटी सिंध को देखेगी, आपके ख्याल में पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के लिए एक तो जो एंटी इंडियन अपना जो बयानिया है, जिस तरह बिलावल साहब और अब कल जरदारी साहब ने भी अपनी स्पीच में किया, आपके ख्याल में पंजाब के अंदर रिवाइवल के लिए पीपल्स पार्टी की इस वक्त की जो अपना हिकमत अमली या उनका जो बयानिया है वो कितना सेल हो सकता है पंजाब के अंदर? देखिए ये बयानिया तो बिल्कुल गलत है। ये पंजाब 1960s का पंजाब नहीं है जब भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल लड़ेंगे और ताशकंद के माहे की मुखालफत करेंगे। पंजाब जो है अब लीड करते हैं वहाँ के बिजनेसमैन, और पंजाब में जो है एक फर्ज नजर आती है साफ कि वो हिंदुस्तान से मामला तय करें। बहुत थोड़ा सा हल्का रह गया है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान से जमीन कदल की बात करे, और ये तो बेसिकली फौज को खुश करने के लिए ये बातें करते हैं। लेकिन फौज भी तो पंजाब है, और अगर देखें तो ये जो सारा एंटी इंडियन जो कश्मीर फोकस जो कश्मीर सेंट्रिक जो मलेशियाज हैं वो भी पंजाब के अंदर हैं। देखिए ये है तो सही, मगर ये इलेक्शन नहीं जीत सकते आप वहाँ। ये लेकिन जीतने वाले उनकी सपोर्ट लेने के लिए मजबूर जरूर होते हैं सर। नहीं कुछ हद तक, मगर देखिए पिछले इलेक्शन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहीं ना कश्मीर के इशू को इतना उठाया गया, उससे पिछले इलेक्शन में भी ना उठाया गया, ना इंडिया दुश्मनी की बातें की गई, मगर लोग जीत के आए। तो हालांकि नवाज शरीफ तो बड़े खुल के कहते थे कि हम हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं, मगर जीत के आए। अभी भी आप देखें लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जीत के आए, तो अवाम का ये इशू नहीं है। तो क्या जरदारी साहब वहां पे जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करेंगे? मईशत के सहारे जीते हैं, ये उनका इशू है। तो जरदारी साहब क्या वहां पे जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करेंगे? पंजाब के अंदर लोग तोड़ेंगे नून लीग और पीटीआई के, किस तरह करेंगे वहां पे? मुश्किल लगता है, नून लीग से तो कुछ नहीं टूटेगा, क्योंकि लोगों को उधर हुकूमत नजर आती है, उसका अपना अपॉर्चुनिज्म है। पीटीआई से कुछ लोग डिसग्रंटल होकर शायद आ जाए, क्योंकि वहाँ जो है लाजमी बड़े बंदी बन रही है, और कुछ लोग नाखुश भी हैं, और उनके इसमें फेल्ड अटेम्प्ट हो चुके हैं अब तक, कि जिस तक लोगों को ये भी लगता है कि खामखा इतनी हाइप बिल्ड कर देते हैं इमरान साहब, वो फिर कुछ हासिल नहीं होता। बड़ी मेहरबानी बाबर अयाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नाम तर्जनगार बाबर अयाज साहब असां गॾु गुफ्तगू तां ॿुधी वठो था। वक़्फ़ो वापसि प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था, असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, जो प्रोग्राम जो सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा नामयारा दानिश्वर, सीनियर तर्जनगार ऐं नामयारा सहाफ़ी जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। अचो था उनसे गुफ्तगू। इम्तियाज़ साहब वेलकम टू शो। इम्तियाज़ साहब, किस तरह देखते हैं जरदारी साहब वापस आ गए हैं, पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा पड़ सकता है जरदारी साहब के आने के बाद? बड़े तजर्बाकार हैं और सियासी फहम व फरासत के मालिक है, और अब वो अब चूंकि इलेक्शन का साल आगे आ रहा है, तो वो अभी से पार्टी की तैयारी करना चाहते हैं। उनका इरादा जाहिर किया है कि अगली हुकूमत को लेना चाहते हैं, तो बड़ा मुश्किल टास्क लिया है उन्होंने अपने जिम्मे। तो उसके लिए जाहिर है कि उन्हें
बहुत सारी जगहों पे आना जाना होगा, लोगों को लाना होगा, ऐसे लोगों को जो पार्टी को पंजाब में फिर से जिंदा कर सके। तो और इस तरह केपी में, क्योंकि जरदारी साहब के बहुत रास्ते हैं लोगों के साथ, पार्टी से बाहर भी, तो मैं समझता हूँ उनका पीपल्स पार्टी को फायदा इससे होगा। लेकिन इसका असर खुद बिलावल की सियासत से वो लेकर आए थे, एक नई तरंग और एक नया जोश और वलवला, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा इसके बारे में नहीं कह सकता। इतलात है ये है कि बिलावल ही फ्रंट से लीड करेंगे पार्टी में और से बैठ कर खुद पब्लिक अपीयरेंस भी करेंगे। ऐसी बात नहीं होगी कि ये अपने वली अहद को जो है घर बिठा दे या उसकी किसी तरह शर्मिंदगी का बायस बने उनके लिए। लेकिन बिलावल तो जिस तरह आपसे बात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो तो पार्टी को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं। आपके ख्याल में सोशल डेमोक्रेट्स कैसे बन सकेंगे जब वो जरदारी साहब के पसंदीदा लोग पार्टी में आएंगे? तो देखिए, वो ये पीपल्स पार्टी जिस तरह की पॉपुलिस्ट या अवामी जमात है, इसमें आप देखें सिंध में क्या है, वो किसानों से, हारियों से, गरीबों से लेते हैं और बिठाए हुए ऊपर जागीरदार हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी सिंध में बगैर जागीरदारों के भी जीत सकती है और इनके वर्कर्स जीतते रहे हैं, अभी भी जीते हैं। तो वो क्लब जो है करने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट क्लास जो है सिंध की बिल्कुल बेकार हो गई है। इस सिंध को ना आगे जाने देते हैं, ना ये कराची में वो अच्छा काम कर पाते हैं। इसका इजहार आप देख रहे हैं, हुकूमत पे कितना बुरा इसका तासर पैदा हो रहा है। तो बड़ा मुश्किल है ये। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी को वाकई जरूरत है नए आइडियाज की, जैसे बिलावल कह रहे हैं। उनमें एक है तरक्की सोच का एक रमक है उनमें, लेकिन वो कर पाएंगे फिर अभी तक वादा नहीं है कि उनका इकोनॉमिक माशी एजेंडा क्या होगा। और सोशल डेमोक्रेसी के ताल्लुक तो समाजी जमहूरियत या अवाम के माशी हकूक से है, उस पर वो क्या कहेंगे। वो किस तरह पूरे टैक्सेशन निजाम को बदलेंगे कि अमीरों से टैक्स लें और गरीबों पे खर्च करें, किस तरह वली पे चेंज करेंगे जिस तरह का पावर स्ट्रक्चर है। तो ये मामला ये है कि इसी तरह पंजाब में आप देखेंगे कि ये जो दो साहब वज़ीर आज़म करते हैं, ये तो बहुत ही इनकी रेपुटेशन खराब है। और जिन लोगों को ये अभी पंजाब में जो पार्टी में लोग आए हैं वो अच्छे हैं, उनमें बड़ा डायनामिज्म है, लेकिन ये ओवरऑल पार्टी में तब्दीली लाने की जरूरत है और पार्टी को नई कॉज की जरूरत है। अच्छा, जब वो कॉज मिसिंग है, जिस तरह भुट्टो साहब की दौरान में कॉज थी, अब पीपल्स पार्टी में कॉज नहीं है। और जरदारी साहब समझते हैं कि ये कोई नजरियाती जमाना गुजर गया है और वो भी अब एक तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी के एक बड़े चैंपियन हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ये नेशनलाइजेशन के सवाल पे या प्राइवेटाइजेशन के मामले पे पोजीशन लेती रहती है, लेकिन वही तो नहीं है ना, सोशल डेमोक्रेसी इसका नाम तो नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब बड़ी जिम्मेदारी के भी हक में है। तो जब समझते बड़े फॉर्म जो है वो इकोनॉमी ज़राअत आएगी, तो वो जरिए ज़राअत भी नहीं है, तो मुश्किल है। पीपल्स पार्टी का उसमें वो कुछ एलिमेंट ज्यादा ले आए। अभी देखेंगे वो जितना अच्छा बिल उन्होंने पास किया था जबरी बदले का, वो उसको पीछे हट रहे हैं। जरदारी साहब कुछ सही है, लेकिन कहा जा रहा है तो ये पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब भी बंद भी हुआ था। अच्छा इम्तियाज साहब, आप किस तरह देखते हैं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की, शायद आपकी आवाज़ बहुत कट रही है इम्तियाज साहब, हम कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा रब्ता करें क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। नाज़रीन, इम्तियाज़ आलम साहब सां गुफ्तगू हलंदड़ हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पंजाब के अंदर या मुल्क के अंदर रिवाइवल के हवाले सां। ॾाढी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि इम्तियाज़ आलम साहब ॿुधाई पे त जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका सोशल डेमोक्रेसी की ॻाल्हि करे थो, उन जे मुताबिक़ समाजी इंसाफ़ ऐं आम माण्हुनि जी जेका ॻाल्हि कई वेंदी, उनमें ज़ाहिर आहे त उनखे एग्रीकल्चर खां वठी रिफॉर्म्स आणणा पवंदो आहे, उन सां गॾोगॾु टैक्स रिफॉर्म्स आणणा पवंदो आहे त अमीरनि खां टैक्स वठिजे ऐं ग़रीबनि ते उहो टैक्स जेको आहे पंहिंजो ख़र्च कजे ऐं
उन जे लाइ तालीम ऐं सिहत जे शोबे में हिकिड़ियूं इनकलाबी क़िस्म जूं तब्दीलियूं आणियूं पवंदियूं, जीअं उहे सहूलतूं जेके आहिनि हुकूमत जे पारां ग़रीब लोअर मिडिल क्लास ऐं लोअर क्लास जे माण्हुनि खे जेको आहे उनखे मिलनि। उन सां गॾोगॾु जेको ॿी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे, ज़ाहिर आहे जॾहिं सोशल डेमोक्रेसी जी ॻाल्हि थिए थी त जेका पॉवर्टी एलिवेशन आहे या गुरबत जो ख़ात्मो आहे, उहो उनजो बुनियादी पंहिंजो हिकिड़ो मुख्य हिकिड़ो थंब हुजे थो उन सोशल डेमोक्रेसी जो, त माण्हुनि खे गुरबत जी लकीर खां, गुरबत जी आड़ाह मां कढण जो जेको आहे पंहिंजो उहो बंदोबस्तु कयो वञे। उनजे लाइ पूरो हिकिड़ो इक़्तिसादी निज़ाम खपे, जंहिंजी ॻाल्हि इम्तियाज़ आलम साहब करे रहियो आहे। इंतिहाई तमामु अहम ज़रूरी आहे त उहा जेका आहे पंहिंजो उन ते का पॉलिटिकल पार्टी अचे। इम्तियाज़ आलम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। इम्तियाज़ साहब, आप बात कर रहे थे अपना पॉवर्टी एलिवेशन की और समाजी इंसाफ की और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे थे आप। आपके ख्याल में इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने उस सारे नैरेटिव के अंदर, बयानिया के अंदर ले आए तो उसको एक स्पेस बनाने में उसको सहूलत मिल सके? देखिए, अभी तक कोई पार्टी जो है, इमरान खान देखे इंसाफ की बात करते हैं, स्टेटस को बदलने की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, लेकिन वो बुनियादी जो माशी ढांचा है उसके बारे में या गरीबों के बारे में वो कोई बात नहीं करते। और उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है देही गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए। अब ये पीपल्स पार्टी इस तरह की आवाजें और लगाती थी, और पीपल्स पार्टी भी अब 8-10 साल से बिल्कुल इस पर खामोश हो गई है। उनका ख्याल था कि उन्हें गरीबों के वोट वैसे ही पड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है अपने तबके के लोगों से कुछ नाराजगी मोल लेने की। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। फिलहाल पीपल्स पार्टी को आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कह सकते, और न है ये, लेकिन ये बन सकती है। लेकिन उसमें पहली बात तो पार्टी का अपना कैरेक्टर चेंज करने की बात है। इसमें जो सारे जागीरदार बैठे हुए हैं उन्हें पीछे धकेलने की जरूरत होगी। वहां से आप मिडिल क्लास के लोग ले आए, वहां छोटे जिम्मेदार और जनारे काश्तकार ला सकते हैं जो पीपल्स पार्टी से बड़े वाबस्ता हैं बड़े पैमाने पर। तो कुछ कैरेक्टर बदलना होगा पार्टी का, कुछ इसमें रोशन ख्याल लोग लाने होंगे। लेकिन आपको लगता है कि जरदारी साहब इस मूड में हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जिस तरह बड़े बड़े सरदारों को इन कर रही है, उसके साथ साथ जो नॉन जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो फैमिलीज थी उनको भी अपने साथ मिला रही है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वो कैरेक्टर तब्दील करने के लिए जरदारी साहब तैयार हैं, या वो अलो करेंगे बिलावल को कि भाई ये कैरेक्टर तब्दील करो, तुम्हारी नौजवानी के नौजवान जज्बात, तुम्हारे नौजवान जज्बात के हिसाब से अपनी पार्टी बना लो? देखिए ना, अब जरदारी साहब ने तो किया है ना, उन्होंने जागीरदाराना सियासत का खेल किया। उन्होंने जो जागीरदारों, तमाम जागीरदार, जिम्मेदार और वडेरे इकट्ठे कर रही हैं सिंध में, और यही लोग थे जो पार्टियां बदलते थे या पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप देखेंगे कि ये लोग महाज बनाते रहे। तो जरदारी साहब ने इन सबको अब एक अपने पर्दे में डाल लिया है, और आप देखते हैं कि और पार्टी किसी का वजूद नहीं है वहाँ। पॉलिटिकल सपोर्ट पीपल्स पार्टी की के पहले तबके में और गरीब लोगों में है, और साथ जागीरदार मिल जाए तो ये तो एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी का कैरेक्टर बदलेंगे, बल्कि वो कहेंगे ऐसे लोगों की बड़े चरिया हैं, ये प्रोफेसर लोग हैं या ये हमारी बातें करते हैं, इन्हें सियासत का क्या पता। वो बिलावल साहब को कहेंगे कि आइंदा इम्तियाज आलम जैसे लोगों से नहीं मिला करो। नहीं, मेरी जरदारी साहब से बहुत दोस्ती है, मेरा उससे बड़ा प्यार है। मैं उन्हें बहुत एक सियासी तौर पे आकिल और समझदार आदमी समझता हूँ, और उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। जो वजारती इंतखाबात अख्तियार खत्म किए, आइन बहाल कराया, 18वीं तरमीम लाया, ट्रांजिशन मुकम्मल किया। लेकिन वो सोशल डेमोक्रेसी के शीशे में नहीं उतारे जा सकते, बिलावल को उतारा जा सकता है। ये अगर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ही बन जाए तो बड़ी बात है। और अगर ये जो मजहबी इत्तेहाद के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंड दे रहे हैं, ये भी गनीमत है। तो कोई पार्टी एक मुस्तकिल मिजाजी से स्टैंड ले। अब जिस तरह की उन्होंने बिल पास किया सिंध में जबरी तब्दीली का मजहब की, इसमें कायम रहे हैं अभी, लेकिन लगे भाग जाएंगे, ये पता है कि भाग जाएंगे, खड़े नहीं होंगे। तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का आजाद ख्याल जमहूरी जमात को, अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी बनने के लिए खुद पीपल्स पार्टी उसके अंदर हायल होगी।
खुद बिलावल की अपनी जिम्मेदारी जो है उसके रास्ते में हायल होगी। तो आपके ख्याल में पंजाब के अंदर वापसी पीपल्स पार्टी के लिए वो पॉपुलर वोट बैंक लेने के लिए हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर होगी, या आपके ख्याल में जरदारी साहब जो जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं वो आके बैठेंगे, कुछ लोग इमरान से तोड़ेंगे, कुछ नून लीग से तोड़ेंगे, कुछ काफ लीग वालों को मिलाएंगे, तो इस तरह का कोई माहौल बनाएंगे, क्या होगा? लेकिन पंजाब में इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि, बल्कि अंदाजा होगा, ऐसी बात नहीं कि अंदाजा ना हो। पंजाब में ये लोग बहुत मुस्लिम लीग नवाज बहुत मजबूत हो गई है और बहुत मजबूत है। अब पंजाब के जो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए, ये मेयर जो इलेक्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन वगैरह, उसमें ज्यादातर जिला में मुस्लिम लीग के ग्रुप खड़े थे, आजाद भी मुस्लिम लीग के थे। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा, अगर उनमें कोई इंतशार आएगा, जाहिर है कि सब लोग तो एक ही पलड़े में नहीं रह सकते, मकामी ग्रोबलियां होती है, उस पर प्ले कर सकते हैं जरदारी साहब। लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत ग्राउंड खो चुकी है, इसकी गरीबों में अपील अभी भी है, लेकिन पार्टी सारी है ऐसे लोगों के पास जो खासतौर सराइकी बेल्ट में जो अवाम के और किसानों के दुश्मन है, तो वो अगर आके पॉपुलर मुहिम चलाए तो मेरा ख्याल है उससे बिलावल को काफी रिस्पांस मिल सकता है। दूसरा ये है कि बिलावल पार्टी में नई जदीद मिडिल क्लास को लाया है, तो जाए यूनिवर्सिटियों में जाके अंग्रेजी में तकरीर करे, वहां पे मुख्तलिफ मौजूआत पे वो नौजवानों में लीडर बन सकते हैं। अच्छा, ये एक नया एडिशन होगा पीपल्स पार्टी के कैरेक्टर। अब आप ये भी ना करें कि नए लोग लाएं और पुरानों को फारिग करें, तो जरदारी साहब कहेंगे क्या तुम लोग चलिए अपन कब्जा रखें। अच्छा, भला ये तो बताएं कि जरदारी साहब जो आए हैं उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो थी जो उसने आखिर में बयान दिया था, क्या वो मामलात उनके सेटल हो गए हैं? वो उसके लिए आसान होगा कि वो बैठ के इस तरह की पॉलिटिक्स अपनी मर्जी की कर सकें? देखिए, जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी हैं, उनका मैं नहीं समझता कि वो किसी डील के नतीजे में आए। और आपने देखा जिस तरह ये अनवर मजीद के जो दफातर में छापा पड़ा, वहां निकला क्या है, वो असले का कारोबार करते हैं, तो माल धंधा करते हैं, पैसे वैसे का कारोबार करते हैं। तो वो बड़ा एक इजहार हुआ है। अब मालूम नहीं इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये किस तरह है इस पे, लेकिन ये बाहर क्या खास खुला पैगाम तो है कि वो रेंजर्स अपने इख्तियारात पे जो झगड़ा था वो लगता है कायम रहेगा, और ये टेंशन रहेगी कराची में। थोड़ा आगे मामला नहीं जाएगा जिस तरह पहले था कि वो शायद कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, ये सारे मामलात को थोड़ा स्पीड अप कर दें? नहीं, जरदारी साहब इस मामले को गड़बड़ नहीं करेंगे। उन्होंने कश्मीर का झंडा उठा लिया है माशाल्लाह, और वो फौज को पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपके झंडे के साथ ही उन्होंने जो पोजीशन ली है इस पर सी पैक पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, वो बहुत जबरदस्त है, और उन्होंने एक नया रुख किया है सारी बहस को सी पैक पे। उनका विजन ज्यादा वसी है इस बारे में। लेकिन नवाज शरीफ का जो विजन है जनूबी एशिया के और सेंट्रल एशिया के बारे में, वो बहुत प्रोग्रेसिव, और नवाज शरीफ जो है एक सरमायादाराना तबके के नुमाइंदे होते हुए भी एक तरक्की का रास्ता दे रहे हैं जो उनका अपना है, जिससे मुझे इख्तलाफ है कि सारा जो सड़कों पे है और इन पे है। लेकिन जाहिर है तवानाई तो पाकिस्तान को चाहिए, जाहिर है कि पाकिस्तान को पोर्ट चाहिए, सड़कें भी चाहिए, उसमें गरीब गुरबे उनके प्रोग्राम में नहीं है। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो वो सिंधी वडेरों से बहुत प्रोग्रेसिव है ये नवाज शरीफ साहब। ठीक है इम्तियाज साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, तफसील के साथ आपने बात की। नाज़रीन, इम्तियाज आलम साहब गढ़वा आसिफ अली ज़रदारी जी वापसी खां पोइ जो सियासी मंज़रनामो पीपल्स पार्टी जो पंजाब के अंदर रिवाइवल जा इम्कान केतिरा आहिनि, पीपल्स पार्टी ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे विच में जेके टग ऑफ वार हुई उहा केतिरे हद ताईं थदी थी आहे, उन्हनि समूरनि मौज़ुअनि ते गुफ़्तगू थी सघे। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।